हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोर्स पे। तो कल हमने एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है अपनी रियल नंबर उसका पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जो हमने जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे वो सोल्व किए थे। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्या है आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो चलिएगा देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, कल हमने सीख लिया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और हमने कुछ उनके साथ कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज किए थे। जैसे सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर का, ठीक है ना, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई अगर दो नंबर गिवन है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, उस नंबर का अगर एचसीएफ निकालें और उनका क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो ये एक फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। इसमें याद रखने की मतलब जरूरी क्यों है ये याद रखना, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, सेकंड नंबर दे दिया जाएगा और एचसीएफ दे दिया जाएगा, लेकिन एलसीएम नहीं दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, कई बार ये तीनों चीज दी हुई होती है, एलसीएम दिया होता है, बी और ए की वैल्यू दी हुई, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया होता, तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं इनको रीअरेंज करके। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने कल जो किया था उसको एक बार दोबारा से फिर देख लेना और अच्छे से उसको सीख लेना है, ताकि हम जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसको क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले आपका जो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा, देखिएगा क्या है। इसमें दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। कल भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें क्या था, नंबर दो ही दिए हुए थे, ए और बी की वैल्यू दी हुई थी, हमने उन दोनों के क्या बनाए थे, फैक्टर बनाए थे। लेकिन आज क्या है, इसमें तीन डिजिट दिए गए हैं अलग अलग, तीन नंबर दिए गए हैं अलग अलग, और उन तीनों नंबरों का अगर कोई आपके पास तीन नंबर गिवन है तो उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हमने वो सीखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो पहला जो नंबर दिया है, मेथड अपना वही सेम रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको पहला जो 12 जो वैल्यू दी हुई है, इसके हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। फिर किसके करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर, और फिर किसके करेंगे, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू रहती है, देखिएगा, करिएगा जल्दी से इसके प्राइम फैक्टर, ताकि आप लोग तो सबसे पहले जो 12 है, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर है, इसके प्राइम फैक्टर ये जो है हो गए। उसके बाद 15 के जो प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये जो तीनों नंबर दिए हुए हैं, हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए गए हैं। उसके बाद अब आप इनको अलग अलग लिख दीजिएगा। 12 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 इंटू 3। 15 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 3 इंटू 5। और उसके बाद 21 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 3 इंटू 7। क्वेश्चन में ये दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं, और जब प्राइम फैक्टर करने के बाद जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें एक ये है कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें सिर्फ वही नंबर लिए जाते हैं जो क्या है, कॉमन है। जो कॉमन नंबर है वही लिए जाते हैं, और जो एलसीएम है, कॉमन तो लेना ही है, बाकी जो कॉमन के अलावा और जो बचते हैं उनको भी क्या है, मल्टीप्लाई में हमने लेना है। तो सबसे तो इसमें क्या करेंगे, हमने कॉमन फैक्टर जो ले लिया है, उसके बाद अब यहां पर एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो कॉमन है वो चूज कर लेना है। तो देखिए, इसमें क्या कॉमन है, 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है, और इसमें भी क्या है, 3 है। इन तीनों में से हमने क्या ले लिया, एक 3 की जो वैल्यू है यहां पर हमने लिख लिया है। उसके बाद और कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मींस ये 2 सिर्फ 12 के फैक्टर के में है और बाकी फैक्टर में नहीं है। वहीं पर 5 इसमें है तो ऊपर वालों में नहीं है, नीचे वाले में नहीं है, 7 इसमें है, उन दोनों में नहीं है। तो बाकी जो बचते हैं वो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे। तो एलसीएम में एक तो वही आ जाएगा जो इनमें क्या है, कॉमन है, और बाकी जो बचते हैं वो सभी इसके साथ है मल्टीप्लाई कर दो, 2 and 2 5 and 7, 5 and 7। तो यहां पर जो एचसीएफ की वैल्यू आ गई वो तो डायरेक्ट आपका 3 ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब एलसीएम निकालते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12,
12 5 जा 60 और 60 और 7 की अगर जब मल्टीप्लाई करोगे 60 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे 700 और 7 6 जा 42 यानी कि 420 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले आपने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद आपने जो कॉमन था वो यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी हमने एलसीएम में लेने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट दे दिया वो क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ जब 3 डिजिट दिए हो तब। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों ही नंबर क्या है, अपने आप में प्राइम है। मींस प्राइम नंबर हमने कल पढ़ा था क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका वन और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, वन और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां पर 17 है, इसको हम 17 के फैक्टर बनाने लगेंगे तो 17 वन जा 17, 23 का करोगे तो 23 वन जा 23, 29 का करोगे तो 29 वन जा 29, मतलब सेम ये जो नंबर है सेम का सेम रह जाएगा। अगर हम बात करें अभी एचसीएफ का, एचसीएफ जो निकालेंगे तो इसमें कॉमन जो है फैक्टर देखिएगा, सबसे पहले तो आप इनके फैक्टर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या हमने बनाए हैं। तो 17 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 17 इंटू 1 बना। 23 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 23 इंटू 1 बना। 29 के जो फैक्टर है वो क्या बने, 29 इंटू 1 बना। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो ये नंबर है वो सेम सभी एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो चलिएगा इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हम करके देखते हैं किसका रिजल्ट है क्या आता है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, बारी बारी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेनी है। पहले 17 और किसका कर लोगे, 23 का मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 17 और 23 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 23 और 17 का तो कितना हो जाएगा, 17 3 जा 51, 5 कैरी हो जाएगा। उसके बाद में 17 2 जा 34, 34 और 5 39। अब आपके पास 391 क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई आई है किसका, 17 और 23 का, उस मल्टीप्लाई को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 जो अपना बचा हुआ डिजिट है उसके साथ। ये बात ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में फिर क्या है जो 29 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये हो जाएगा 9 3, 8 और 5 कितना होता है 13, 1 और ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11 3 3 9। तो आपका जो एलसीएम आया, आपका जो एलसीएम आया 11 3 3 9 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 11 3 3 9। और हमने यही फाइंड आउट करना था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। तो ये आपका रहा एचसीएफ और ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो आप लोगों को क्या है जो बेसिक कंसेप्ट है मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, बोर्ड मास 7th 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो यहां पर जो है सबसे पहले दिया हुआ आपके पास 8 9 25, तो आप 8 के क्या कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, फिर 9 के कर लीजिएगा और फिर 25 के कर लीजिएगा। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये 2 यानी कि 8 के जो फैक्टर हुए वो ये हुए। उसके बाद 9 को अगर हम फैक्टराइज करने लगेंगे तो सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। और 25 के करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये हुए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद हम इनको अलग से एक अलग उसमें लिख लेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब हमारे को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आता है, एचसीएफ में वो डिजिट आते हैं जो सिर्फ क्या है तीनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब है जो तीनों के अंदर है। तो यहां पर क्या है, 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 है लेकिन यहां कहीं भी 2 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है, तो मींस इनका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिवाय अगर किसी का कोई भी कॉमन फैक्टर ना है तो हम उसमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसका 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही होता है।
वहीं पर बात करें अभी एलसीएम की, तो इसका जो एलसीएम होगा, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम जितने ये इसके कॉमन फैक्टर तीन हो गए एक साथ लिख देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों तो ये 2 आ गए, उसके बाद में 3 इंटू 3 और उसके बाद में 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये आ जाएगा इनका एलसीएम। चलो मल्टीप्लाई करो अभी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 और 5 3 जा 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 15 0 0 30, ये बचा 3 और 15 1 जा 15 और 3 18, तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 1800। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। इस प्रकार आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम जो बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं तो वो भी आप लोगों ने सोल्व कर लेने हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से हम इससे एक्सरसाइज को कर लेंगे। इसके बाद अभी आपका एक नंबर है, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि एक आप लोगों को फॉर्मूला याद बताया था कि किसी दो नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको दिया हुआ है और जो दो नंबर है वो भी दिए हुए हैं, तो दोनों का जो नंबर का प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में है गिवन दैट एचसीएफ 3066579 फाइंड एलसीएम ऑफ ए। इसने बोल रखा है कि जो एचसीएफ है किसका, जो एचसीएफ गिवन है ये किसका है एचसीएफ, दो नंबर है, 306 पहला नंबर है, 657 अगला नंबर है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। तो आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम किसका निकालना है, इन्हीं दो नंबर का। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बता दीजिएगा, वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, कि हम ये जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ की क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहां पर बात करें ए की वैल्यू कितनी है, 306 है, बी की वैल्यू कितनी है, 657 है, और जो एचसीएफ है वो कितना है, 9, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ, एलसीएम नहीं दिया हुआ। जब आपको कोई ऐसे अगर आपका बीच में इक्वल टू का साइन है और एक वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है, तो हम इस 9 को इसके मल्टीप्लाई से उठाकर कहां ले आएंगे, इक्वल टू के साइन से इस साइड ले आएंगे। ये हो जाएगा 306 इंटू 657 और डिवाइड में आ जाएगा 9 और आगे बच जाएगा आपका एलसीएम। अब कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 बच गया तो 9 4 जा 36। क्या बचा अपने पास, बच गया 6 5 7 और 34। अब इन दोनों का क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, जो मल्टीप्लाई आएगा वही क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और ये 22, अभी फिर से 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 24 और 26, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 6 7, फिर कैरी कितना हो जाएगा 1 और 3 6 जा 18 और 1 19, क्या 8, ये हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 3 कैरी 1, 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 12 और 1 और 1 2, 22 3 3 8, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 2 3 3 8, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमारे को पता है कि किसी दो नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या आती है, इक्वल आती है। तो हमने लिख दिया कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसी, जो वैल्यू आपको गिवन है ए बी और एचसीएफ, बाद में हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और अपना आंसर क्या हो जाएगा, 22,338 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ भी देंगे यहां पर, अगर हम कोई और नंबर अगर लेके चलते हैं, मान के चलो कि यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है 12, बी की वैल्यू दे रखी है 18, एचसीएफ दे रखा है, मान लीजिए यहां पर इनका एचसीएफ दे रखा है 6 मान लीजिएगा, ठीक है, और एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ए इंटू बी और इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आप इस 6 को डिवाइड में ले आओगे, जो कैंसिल आउट होता है, 6 2 जा 12 और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अभी अगला क्वेश्चन, फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, उसमें क्या गिवन है कि चेक वेदर 6n, यहां पर ये वैल्यू जो है, ये जो है 6 रेज टू पावर n है,
चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये बोलने लग रहा है कि अगर मैं कोई 6 की पावर n रख दूं और n की मैं कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ले आऊं तो क्या ये 0 से डिजिट खत्म होगा? नहीं समझे, दोबारा देखिएगा। मान लो मैंने 6 की पावर 1 किया तो क्या आएगा आंसर 6, 6 की पावर 2 किया तो कितना आ जाएगा 36, 6 की पावर 3 किया तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो देखिएगा इकाई के अंक पे, यानी कि अगर हम बोले यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, यहां पर जो इसका वंस प्लेस है वहां पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आने लग रही, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आने लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम n की कोई भी वैल्यू रखते चलें, ये जो 6 की पावर है ये हमेशा 666 पर ही खत्म होती जाएगी, जीरो नहीं आएगा। ये इसने पूछा है। तो इसके करने के एक तो मेथड यही होगा आपके सामने, एक तो यही होगा कि कैसे, एक तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो 6 रेज टू पावर n, ठीक है ना, और सोल्व करना है तो आप क्या करोगे सोल्व, अभी यहां पर लिखोगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और सोन, कुछ भी वैल्यू आप पुटअप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो आपने क्या लिखा 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आपने 2 पुटअप किया तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, n की वैल्यू 3 पुटअप किया तो 6 की पावर 3 और ये हो जाएगा 216। फिर क्या लिखोगे फ्रॉम अबो ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम अबो ऑब्जर्वेशन इट is observed that for any value of n, 6n cannot end with 0। कि 6 की पावर n के लिए, किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, n की वैल्यू के लिए 6n जो है एंड नहीं हो रहा है 0 से, तो हम क्या लिख देंगे, तो ये आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है ना, कि 6n जो है वो एंड विद 0 नहीं होने लग रहा। लेकिन अब एक और हम कंसेप्ट में देखते हैं कि अगर मान लो आपको ये पता हो कि जो 0 है वो किसकी टेबल में आता है, तो 0 किसकी टेबल में आता है, या तो वो डिविजिबल बाय 10 हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी 100 है तो 10 से डिवाइड होता है तो इसमें 0 आएगा। जो 10 की टेबल से डिवाइड हो जाए उसके लास्ट में क्या बचती है, 0 बचती है। 10 की टेबल से जो डिवाइड हो जाए उसके लास्ट में क्या बचती है, 0 बचती है। तो ये मान के चलते हैं कि 10 की जो फैक्टर हैं क्या बनते हैं 2 इंटू 5, या तो वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर 10 से डिविजिबल नहीं भी हो रहा है तो ये मान के चलिएगा कि उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अब मान के चलो मैंने आपको लिख दिया 8 के आप लोगों ने फैक्टर किए तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब मैं बोलूंगा कि इसके जो फैक्टर बने 2 2 2, तो ये जो 8 है ना इसकी कोई भी वैल्यू क्या नहीं आएगी, एंड विद 0 नहीं आएगी अगर मैं इसकी पावर करता चलूं तो, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 है अकेला 5 है नहीं है। अगर मैं यहां पर 100 लेके चलता हूं, 100 के अगर फैक्टर करते हैं तो 2 5 जा 10, फिर ये हो जाएगा 2 पे 25 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 पे हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 पे हो जाएगा 5 1 जा 5। इसके फैक्टर बनने लग रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसके फैक्टर जो बनने लग रहे हैं वो किसकी फॉर्म में बनने लग रहे हैं, 2 और 5 की फॉर्म में बनने लग रहे हैं। मतलब जो 100 है अगर मैं इसकी कोई भी पावर करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हर एक पावर के साथ जो आंसर आने वाला है वो लास्ट में क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो चलिएगा इसको एक अलग मेथड से और कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए नंबर एंड विद 0 if it divisible by 10 or having 2 into 5 as prime factor। या तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है 6 की पावर n है, 6 की पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, नो na प्राइम फैक्टर इज 5, कि कोई भी प्राइम फैक्टर क्या नहीं है 5 का मल्टीपल नहीं है या 5 नहीं है। सो 6n कैन नॉट
एंड विद जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि 6 की पावर जो n है कोई भी प्राइम फैक्टर उसका 5 नहीं है, तो जो 6 की पावर n है वो 0 से एंड नहीं होगा किसी भी n की वैल्यू के लिए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो। अब मैं इसको 2 को कंपोजिट नहीं बोल सकता क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 1 है। 3 को भी नहीं बोल सकता क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर हैं। लेकिन मैं 4 को बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 1 बनेंगे। मतलब अगर किसी भी नंबर के फैक्टर खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के उसके अलावा कुछ और है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कि कंपोजिट नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है कि सबसे पहले जो पहला जो पार्ट दिया हुआ है उसमें है गिवन दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस है ये, ठीक है, 13 प्लस 13। अब यहां पर अभी तक ये प्लस में है इसलिए हम इसको क्या दिखाएंगे, कंपोजिट की फॉर्म में दिखाएंगे कि सभी को मल्टीप्लाई में दिखा देंगे। कैसे? 13 ले लीजिएगा कॉमन, ठीक है ना। अगर सोल्व करें तो 13 एज ए कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1, यहां पर 1 बचा क्योंकि 13 बाहर आ चुका, और प्लस में क्या बचा 1 बचा। अभी क्या करेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 और ये हो जाएगा 77, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे सेम ही वैल्यू रहेगी, और प्लस में क्या बचा 1। अभी क्या आ गया अपने पास 13 इंटू 78 आ गया, दोनों को ऐड किया तो। अब क्या है 13 तो हमारा सही है, और इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें तो 13 इंटू 6 क्या बनेंगे, एज ए प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो अब देखिएगा 13 तो है ही है, इसके अलावा भी इसके क्या है 2 और प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए बोल देंगे सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है लास्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, there are a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes to for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means एक circular path है and a boy and a girls. दोनों क्या है, जो बॉयज जो है वो गर्ल्स जो है वो 18 मिनट में इसका एक राउंड कंप्लीट करती है, और जो बॉयज है वो 12 मिनट्स में इसका एक राउंड कंप्लीट करता है। इसमें ये पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अब हमारे को ये बताना है कि अगर वो एक बार दौड़ने लगे तो वो दोबारा से उसी पॉइंट पर दोबारा कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो हमारे को इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि जो मल्टीपल चलेगा उसी टाइम, क्योंकि एक राउंड तो 18 इसने कंप्लीट कर दिया, दूसरा इसने दोबारा 12 मिनट में कर दिया। अब जो सेकंड टाइम मिलेंगे तो इनका जो मल्टीपल होगा, अगला जो भी मल्टीपल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर कीजिएगा। 18 के फैक्टर बनेंगे आपके 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सिमिलरली 12 के जो फैक्टर बने 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। So 18 is equal to 2 into 3 into 3 and 12 is equal to 2 into 2 into 3. These are the prime factorization of 18 and 12. So we have to find the LCM of the both number. So what is the LCM? So LCM जो आपके सामने है उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन जो है वो तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो लेने ही है, उसके बाद जो बचते हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड करने हैं। तो यहां पर जो कॉमन फैक्टर है, यहां पर सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद में जो 3 है यहां पर कॉमन फैक्टर है एज ए कॉमन फैक्टर, एंड जो रिमेनिंग जो प्राइम फैक्टर है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2। एंड अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है इनका क्या रहेगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। सो आफ्टर 36 मिनट they meet again at their starting point because that is the LCM of the 18 and 36. So these are the questions of exercise 1.1 of your 10th exercise 10th class real number.
सो रियल नंबर की जो आपने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्लियर किया है उसको कंप्लीटली आप लोगों ने जो बेसिक मेथड से आप लोगों को जो बताया गया है उसको करना है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, देखिएगा कम करवाया जा रहा है लेकिन आप उस चीज को क्या है कंप्लीटली उस चीज को सोल्व करके चलिएगा। कल हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें आपका जो इरेशनल नंबर है, कल जो है उसमें इरेशनल नंबर जो है उसका प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल कब हो सकता है और कब नहीं होता। हमने ये तो अभी तक पढ़ लिया कि व्हाट इज द रैशनल एंड इरेशनल। Rational number are those which can be write in the p by q form and the irrational number are those which can not be write in the p by q form। एंड रैशनल नंबर के साथ एक कंडीशन थी कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है, कंडीशंस को क्या रखना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो कल इनका वेरिफिकेशन यानी कि प्रूफिंग करेंगे, ये एज ये थ्योरम है। और एग्जाम में आपका √2 और √3 और √4 जो 5 है वो आपका 3 मार्क्स का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें लास्ट टाइम भी आया है और अभी भी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उसमें भी आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।